डॉक्टर रश्मि दुबे मैम, जिला मलेरिया अधिकारी, और अधिकारी से पहले मेरी गुरु रही हैं और हमेशा उन्होंने मेरे से सवाल पूछा है। पहले आज्ञा लूंगा मैम सवाल करने से पहले आपसे। अब आप इतने बड़े शख्सियत बन चुके हैं कि अब आपको आज्ञा की और आशीर्वाद की विशेष आवश्यकता नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, मलेरिया की बात की जाए, देवास एक छोटा शहर है जी। और मलेरिया और डेंगू ऐसी बीमारी है कि हम देखते हैं कि हर साल जब सीजन के हिसाब से ये मरीज इसके बढ़ जाते हैं। मैं आंकड़े देख रहा था देवास के मलेरिया के, तो 2016 में जब आपने यहाँ पर जिम्मेदारी संभाली थी करीब 8 साल पहले, तो 350 के करीब मरीज थे और अभी जो आंकड़े हैं वो 6 हैं, लेकिन डेंगू के आंकड़े उतनी ही तेजी से बढ़े हैं। 2016 में जब आपने जिम्मेदारी संभाली थी सिर्फ उस वक्त 200 थे और आज बात की जाए तो बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों बात की जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी वाहक जनित रोग होते हैं इनका क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या की नियमित आदतों से भी बहुत गहरा संबंध होता है। यदि हम पहले की बात करें तो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, वो इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय था। लोगों में उस समय उतनी जागरूकता नहीं थी, लोग समझते नहीं थे, मच्छरदानी का उपयोग नहीं करते थे, अपने घरों के आसपास साफ सफाई नहीं रखते थे और चूंकि जागरूकता का अभाव था तो इसके चलते जनसंख्या का बड़ा क्षेत्र, खास करके जो ग्रामीण जनसंख्या थी हमारे क्षेत्र की, उसका एक बड़ा क्षेत्र इन बीमारियों से प्रभावित था। ऑन द वाइस वर्सा यदि देखा जाए तो डेंगू एक शहरी क्षेत्र में होने वाली बीमारी है। इसका सीधा सीधा संबंध लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है। लोग शहरीकरण की ओर अग्रसर हुए, माइग्रेशन हुआ, छोटे छोटे स्लम एरियाज बने जहां पर वाटर क्राइसिस अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या रहा है। तो एक महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि जहां जहां वाटर क्राइसिस हुआ, लोगों ने पानी को स्टोर करके रखना आवश्यक समझा और जैसे जैसे वाटर स्टोरेज का उनका ज़रूरत बढ़ती गई, वैसे वैसे ये हुआ कि उस सहेजे गए पानी में एडीज मच्छर ने अपने लार्वा को, अपने अंडों को देने की सबसे सुरक्षित जगह ढूंढ ली और यही कारण रहा। अब चूंकि वो वापरने का पानी है, पीने का पानी है और रोज़मर्रा में काम आने वाला पानी है, हम जब लोगों को समझाने जाते हैं कि इस पानी का आप उपयोग ना करें या इसे फेंक दें या इस पानी में लार्वा है, तो वे इस बात को नहीं समझते और उल्टे मुंह हमें ही कहीं ना कहीं कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं जब आप समझाइश देते हैं तो आम जनता पहले तो गुस्सा हो जाती है और फिर उसके बाद कई बार तो हम देखते हैं कि विवाद की तस्वीर भी सामने आती। काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा रश्मि दुबे जी। ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि जिस पानी को किसी व्यक्ति ने 3 दिन 4 दिन पहले सहेज कर रखा, उस पानी में यदि मच्छर का लार्वा देखने को मिले और हम उसे कहें कि आपको इस पानी को फेंकना पड़ेगा, इसमें मच्छर के लार्वा हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो सामान्य सा उसका रिएक्शन ये होता है कि इस पानी का हम सिर्फ उपयोग करते हैं, इसे हम पीते नहीं, तो इसे हम क्यों फेंकें। उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने जो पशु रहते हैं उनको पिलाने के लिए जो ठेल या इस तरह की छोटी छोटी टंकियों में पानी इकट्ठा करके रखते हैं, तो वो पानी भी वो फेंकने देने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते। बहुत बार मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आई कि हमें पुलिस की सहायता लेनी पड़ी हो या एसडीएम को उस क्षेत्र में हमें इन्वाइट करना पड़ा हो कि हमें यहाँ पर काम करने में समस्या आ रही है। शहरी क्षेत्र में भी अभी हमने कुछ दिनों पूर्व हमारे स्क्वाड मेंबर्स को बुलाया था। ये स्क्वाड मेंबर्स पूरी तरह से अनियमित अस्थायी कर्मचारी थे। जब वो शहरी क्षेत्र में जाते थे तो लोग प्रथम दृष्टया ही उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे कि ये कौन लोग हैं, ये हमारे घर में लार्वा सर्वे क्यों करेंगे, हम इन्हें अंदर आने दें या नहीं आने दें। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। हमने आईडी कार्ड्स के साथ उन्हें भेजा तो स्थानीय स्तर पर स्थानीय राजनीति भी कहीं ना कहीं उसमें हावी रही और हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो डेंगू के चलते परेशानियां और चुनौतियां तो काफ़ी हैं, इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ। लेकिन मैम, डेंगू जो आप कह रही, मलेरिया में तो आपने ये कह सकते हैं कि सफलता पा ली, लेकिन डेंगू में सफलता नहीं मिलने के आपने कारण भी बताया कि जनता का साथ नहीं मिल रहा, लेकिन इसके अलावा भी क्या कारण है? ठीक है, जनता तो ठीक है। देखिए, सबसे प्रमुख कारण माइग्रेशन है। देवास जिला भौगोलिक दृष्टि से 7 अन्य जिलों से जुड़ा हुआ है और यहाँ पास में जितने भी जो एरियाज हैं वो ज़्यादातर अर्बनाइज्ड हैं। चाहे आप इंदौर ले लें, सीहोर ले लें, उज्जैन ले लें, ये तो बहुत ही ज़्यादा अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके साथ साथ देवास जिले का इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत विकसित है, जहाँ पर देश भर से
मजदूर वर्ग के लोग भी आते हैं, यहाँ का स्लम एरिया भी काफ़ी बड़ा हुआ है। तो चूंकि माइग्रेशन ज़्यादा है, हम उसे रोक नहीं सकते। विद्यार्थी वर्ग भी प्रतिदिन इंदौर जाता है, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए इंदौर से लोग आते हैं, सीहोर शाहजहाँपुर से लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेन वायरस है, जो डेंगू का कारक बनता है, वो इन माइग्रेंट्स के जरिए आ जाता है और फैल जाता है। लोगों में चूंकि जागरूकता का अभाव है, वो इतना समझते नहीं। डेंगू का जो मच्छर है, जिसे एडीज मॉस्किटो या टाइगर मॉस्किटो कहते हैं, इसकी विशेषता है कि दिन के समय काटता है। अब दिन के समय तो आप मच्छरदानी का भी उपयोग नहीं कर सकते। दिन के समय मूवमेंट के दौरान कहीं बैठे हैं वहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में इसका काटा जाना बहुत ही सहज होता है। और दिक्कत एक ये भी होती है कि जो डेंगू का मॉस्किटो है, वो ज़्यादातर पैर या निचले हिस्सों में शरीर के काटता है, क्योंकि उसकी फ्लाइट रेंज कम होती है। तो उस वजह से ये होता है कि लोग उसे एकदम से उड़ा भी नहीं पाते। और डेंगू का मच्छर एक बार में कम से कम 7 या 8 लोगों को काटता है, तो उसकी जो वायरस स्प्रेड करने की कैपेसिटी होती है, वो एनोफिलीज की तुलना में कई गुना ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि इतनी बार समझाइश देने के बावजूद भी यदि डेंगू को नहीं रोका जा सकता, तो उसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि जागरूकता का कहीं ना कहीं अभाव है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मलेरिया में हमें जागरूकता फैलाई, लोगों का हमारे को साथ मिला, तो हमने पार पा लिया। लेकिन मलेरिया का मच्छर, मैं आपको माफी चाहूंगी कि मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। मलेरिया का मच्छर शाम होने के बाद या रात के समय काटता है। रात के समय मच्छरदानी का व्यापक उपयोग इस बात की गारंटी बना कि रात के समय हम मॉस्किटो बाइट से बच सकें। शासन स्तर पर चयनित जिलों में जो लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल ट्रीटेड मॉस्किटो नेट अवेलेबल कराई जाती है, उसने भी मलेरिया के नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन डेंगू का मच्छर चूंकि दिन के समय काटता है, तो हम उसमें चाहते हुए भी सेफ्टी और प्रिकॉशंस के वो सारे उपाय नहीं कर सकते जो किया जाना आवश्यक है। मैम, आप जर्नलिज्म से जुड़े रही हैं, डॉक्यूमेंट्री के जरिए, इन तमाम चीज़ों के प्रचार प्रसार के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई समझाता है तो इतना समझ में नहीं आता, लेकिन हम एक वीडियो के जरिए, अलग अलग प्रचार के जरिए, विज्ञापन के जरिए समझाते तो लोगों को ज़्यादा क्लिक करता है। ऐसा कोई प्रयास आपकी तरफ से किए गए हों कि ज़्यादा कनेक्ट? चूंकि मैं काफ़ी लंबे समय तक पत्रकारिता से जुड़ी रही, आपके ही बिरादरी का हिस्सा रही हूँ, पहले भी और अभी भी हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसे मैं आईसी और बीसीसी जिसे कहा जाता है, एजुकेशन करना, लोगों को इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, और इसके माध्यम से उनके बिहेवियर में चेंज करना। तो इसके लिए हमने बहुत सारे इनोवेशंस करे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख ये रहा कि हमने कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जिनके माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर सकें। छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, लेकिन काफ़ी एंटरटेनिंग हैं। हमने कुछ इंसिडेंसेस लेके लोगों को उसके लिए प्रेरित करा कि वो इन डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखें, उससे एंटरटेन होने के साथ साथ इन्फॉर्म्ड भी हों और एजुकेट भी हों। तो उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। इसके साथ साथ हम साल में कुछ कैलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें मॉस्किटो बाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं। हम वॉल पेंटिंग्स कराते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया जागरूकता रथ निकालते हैं, जिसमें हम पोस्टर्स के माध्यम से, फ्लैक्सेस के माध्यम से लोगों को अवेयर करते हैं। हम पारंपरिक साधनों का भी वैसा ही इस्तेमाल करते हैं जैसे आधुनिक संसाधनों का। जो बहुत ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, नौटंकी के माध्यम से, कठपुतली नृत्य के माध्यम से। वहाँ के लोगों की जो आम भाषा है, जैसे ट्राइबल बेल्ट देवास जिले में बहुत ज़्यादा है, तो हमारा प्रयास होता है कि हम वहाँ पर उन्हीं ग्रामीणों की भाषा विशेष में उन लोगों तक अपना कम्युनिकेशन कर पाए। मैम, साइंस टेक्नोलॉजी विज्ञान में आपने पीएचडी करी जी, वो जर्नलिज्म से जोड़ के। जी मैम, हम देखते हैं विज्ञान और जर्नलिज्म की कोई दोस्ती नजर नहीं आती, लेकिन आपने उसमें पीएचडी करी। क्या कहेंगे पत्रकारिता और विज्ञान के बारे में? एक आखिरी सवाल रहेगा ये आपको। मैं विज्ञान की छात्रा रही और फिर पत्रकारिता की भी छात्रा रही, तो दोनों को जोड़कर मैंने साइंस जर्नलिज्म चुना अपनी पीएचडी के लिए। और जब मैंने पीएचडी करी, तब मैंने देखा कि साइंस में बहुत कम काम हुआ है। ज़्यादातर जो हमारी पत्रकारिता है, वो या तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है, और उसका मुख्य मतलब केंद्र बिंदु ही राजनीति है। और उससे अलावा यदि स्थानीय मुद्दे देखे जाएं या अन्य मुद्दे देखे जाएं, तो पत्रकारिता कहीं ना कहीं वहीं सीमित हो जाती है। विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, आम लोगों तक उन्हें भी यदि पहुंचाया जाए, तो वो हम सबके लिए बहुत लाभदायक होगा। जैसे अभी परसों ही हमारे देश में 3 नए लॉन्चेस हुए हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किए। INS बने हमारे यहाँ 3, जो उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किए। उसका जो समाचार था
था वो अंदर के पृष्ठों पर कहीं बहुत छोटा सा दबा हुआ था और फ्रंट पेज पर सैफ अली खान के घर हुए हमले की खबर थी। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता का भी, चूंकि मैं विद्यार्थी भी रही, शिक्षक भी रही, तो आपके माध्यम से ये निवेदन भी करना चाहूँगी कि क्यों ना पत्रकारिता उन मुद्दों पर भी जोर दे जो आम जन से जुड़े हुए हैं, जैसे विज्ञान, तकनीकी और आम जन से जुड़े हुए अन्य मुद्दे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि दुबे मैम।